जी दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई एग्जाम जो 3.0 होने वाली है उसके लिए जो है प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी घटना चक्र की बुक से करवाए जा रहे हैं और ये घटना चक्र की जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चन को बीपीएससी बार बार अपने जो है अदर एग्जाम में इनको दोहराती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में, और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जो है सब प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो 7000 से 5500 ईसा पूर्व के मध्य मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है मेहरगढ़, वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला जो स्थल है कोल्डीवा, जो कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 वर्ष ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या लौह युग? जो है ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है क्योंकि जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? सामान्यतः यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग हुआ करता था हड़प्पा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? तो सिंधु सभ्यता आपका आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जिस सिंधु सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहां पर जो है लेखन लिपि तो थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका अभी तक भी। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसमें जिप्सम और मोटार द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महान स्थान, नागपट्टनम? लोथल जो है हड़प्पा का एक बंदरगाह था और ये जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ये जो है लोथल। अभी बताया लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ये बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है और ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस हड़प नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं?
जुते हुए खेतों के निशान या जुते हुए खेतों के साक्ष्य आपके कालीबंगा से मिले हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मीट की बनी हुई हल्की प्रतिकृति भी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स, बी ए स्मिथ। तो इसमें जो है वी ए स्मिथ जो थे ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर एल स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और वी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे बल्कि भारतविद एवं कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि बोगज कोई इसलिए इसका महत्व है क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। यह ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बोगज कोई एशिया माइनर से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो साथियों के साक्ष्य तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नाशत देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये जो है 10 राग युद्ध, इसी को 10 राग युद्ध बोलते हैं और ये पारुष्णवी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध पारुष्णवी नदी वर्तमान में रावी इस नदी का नाम पड़ गया है और इसके तट पर लड़ा गया जिसमें भरतों के राजा सुदास ने राजाओं के एक संघ को हराया था। और इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन जो है अनु, दुह, यदु, पुरु, तुर्स तथा 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो यह जो है ऋग्वेद का 9वां मंडल, जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। यह ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 9 मंडल में सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। सोम एक तरह का अमृत जैसे मतलब एक पेय पदार्थ था और सोम आर्यों का जो मुख्य पेय था, पेय पदार्थ जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। या पूछ सकता है आपसे कि मुजवंत पर्वत से प्राप्त किसको किया जाता था? तो वो था सोम। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उपलब्धि का जो है उत्पत्ति का भी उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल मूलतः किसको समर्पित है? अभी जस्ट बताया आपको, ये सोम और इस पेय का नामाकृत सोम देवता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ये जो है ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में के 3य मंडल में स्थित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। पूछ सकता है आपसे कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो वो है जो विश्वामित्र और ये ऋग्वेद के 3य मंडल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले थे वो थे वैशेषिक। वैशेषिक ने जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर जो स्वामी है इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। किसकी बहन? चेटक की बहन थी। और तथा पिता सिद्धार्थ क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन
फिर कुछ प्राचीन संस्करण के एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दी है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व ही सही है, याद रखिएगा। क्योंकि महावीर स्वामी इसका भी क्योंकि महावीर स्वामी के पहले के काल के हैं। जो महावीर स्वामी है बुद्ध के पहले के काल के हैं। महाबुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व ही प्रकाशित हो चुका है, जो है आप याद रखिएगा, भ्रमित मत होइएगा, यही इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। महावीर जैन महावीर जो है, इनकी मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है पावापुरी में हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंभग्राम में हुआ और उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने शरीर का त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वो था जमाली, जो इनका दामाद भी था। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उन्हें उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसी पुत्री का विवाह जामाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। जमाली ने बाद में महावीर का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत की। 11 अन्य प्रधान शिष्य, जिन्हें गणधर कहा जाता, निम्न प्रकार से थे, जैसे इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ये तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अंगिक, अकंपित, अचल, मैत्रेय और प्रभास, ये जो 11 प्रमुख इनके शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है वो है 14 पूर्व। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 वर्षों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ये जो है हुआ था इनका कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का कुशीनगर और महावीर का, याद रखिएगा, पावापुरी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इसके पश्चात में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की अम्र वाटिका में ठहरे और उसने बुद्ध को सूकर मद्दो खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त दिशार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे और यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है, याद रखिएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया था। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। जैसे पहला है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार की इसमें शिक्षाएं उल्लिखित हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन हैं, जो उनके द्वारा कही गई बातें हैं, वो सुत्त पिटक में उल्लिखित है। फिर अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है, जो भी दर्शन से संबंधित सिद्धांत था उसको अभिधम्म पिटक में संकलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया इनमें से किससे संबंधित है? ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म
तो जैन धर्म में समान नहीं है। इसमें अहिंसा समान है, वेदों के प्रति उदासीनता भी समान है, रीति और रिवाजों की अस्वीकृति भी समान है, आत्मदमन ये समान नहीं है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? ये पंचम पीढ़ी का है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास में आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये जो क्लास है एक तरह से रिवीजन के परिप्रेक्ष्य से लगाई गई है। इसके पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं, और आज हम जो है रिवीजन कर रहे हैं। और जो भी अपने स्टूडेंट नए हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है फास्ट जितना ज्यादा हो सकता है एक वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सारे के सारे जो है क्वेश्चन रिपीटेड है और बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो यहाँ से जो है कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपकी जितनी भी तैयारी है उसको एक नया मोड़ मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा आपको जो अभी तक आपने पढ़ा है वो रिकॉल भी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने, फारवों ने, जैनों ने या तंत्रिकों ने? फिर जो आजीवकों ने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। 28 नंबर क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे, मक्खली पुत्र गोशाल। मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता था, और जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती थी। 29 नंबर क्वेश्चन पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के जो संस्थापक हैं वो है उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किया और एक किला बनाकर किया था। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, और यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बचाया था? तो अभी बताया उदयन ने। ये किसका पुत्र था? ये जो है अजातशत्रु का पुत्र था। मगध नरेश उदयन के शासनकाल के सर्व प्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर नामक नगर की स्थापना की थी इसने, और उसने राजगृह में से इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो है लिच्छवियों के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। 33 नंबर क्वेश्चन है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह गिरिव्रज थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला वंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था, और यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई, और इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम क्या था? ये जो है हर्यक वंश से था। मगध का शासक अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राज गद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदय से भिन्न ने कर दी थी। मतलब अजातशत्रु की जो हत्या है उसके पुत्र उदयन के द्वारा की गई थी, और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। इस तरह से ये जो है राजवंश चला। 35 नंबर क्वेश्चन है सैंड्रोपोर्ट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ये जो है विलियम जोन्स ने किया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोपोर्ट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोपोर्ट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोपोर्ट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का
उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को जो पढ़ने वाले थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों अर्थात ब्राह्मी लिपि का उद्दर्शन किया। यह सबसे पहले पढ़ा, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम प्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस्य से कर डाली। बाद में यह तथ्य विकास में आया कि सिंघली, अनुसूत्री, दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है और वर्ष 1915 में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। अगला क्वेश्चन है 37। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? वो है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरयाकश, आनेसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है 38। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मेगास्थनीज दूत किस था? तो ये जो है सेल्यूकस निकेटर का दूत था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राजदरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने अपने इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया था। तो दोस्तों एक बार अगर आपको क्लास पसंद आ रही है सभी को तो क्लास एक बार लाइक कर दीजिए। सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट था जालौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन या बृहदत्त? तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या इसके सेनापति पुष्पेंद्र शुंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 41। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां बढ़ी थी? तो ये जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जो है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख हुआ है। गुजरात के जूनागढ़ रुद्रदामन 130 से 150 ईसा पूर्व का ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 विज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुले हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसने रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो जैन धर्म के प्रति जो भारी झुकाव था वो है खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था और उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था और हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। 43 नंबर क्वेश्चन। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से? तो अभी आपको जस्ट बताया इसका वंश जो है चेदी वंशीय शासक से था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चेदी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क, समुद्रगुप्त? तो ये प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और हाँ यहाँ पे जो है महामेघवाहन भी दिया हुआ था शायद। हाँ ये जो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इसका जो ई ऑप्शन हो जाएगा महामेघवाहन और चेदी वंश दोनों इसके राइट हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 45। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था ये कौन थे? तो स्कंदगुप्त ने जो है हुणों को पराजित किया था। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ और तथा स्कंदगुप्त के हाथों में वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार जो है इस हुण आक्रमण का नेता कुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया और
स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों में पर हुड्डों ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इस प्रकार की भूमि को अपराहत कहा जाता था। बिना जोती हुई जंगली भूमि को हम लोग अपराहत कहते थे पहले, मतलब हम लोग नहीं, पहले कहा जाता था अपराहत भूमि, बिना जोती हुई भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। चीनी यात्री शुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री जो शुंग युन था, ये भारत की यात्रा जो 518 ईस्वी में किया था। 515 से 520 ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय जो है हुएनसांग आया था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन के समय की सब प्रमुख घटना चीनी यात्री हुएनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चारण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के 629 ईसा पूर्व 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे सीयूकी आह्यान के द्वारा सीयूकी नामक ग्रंथ लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 49। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या था? कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी था, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कल्हण ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने जयसिंह 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ये क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिसका भी कमेंट सही होगा उसको जो है उसका कमेंट हम लोग पिन कर देंगे, और उम्मीद है कि आप सब लोग इसका आंसर सही देंगे, क्योंकि जो है क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही करवा चुके हैं। और आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा, और अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को सभी लोग मिल करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने सभी प्यारे प्यारे मित्र जितने भी हमारे सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल में नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और मेरे जितने भी भाई बहन हैं सबसे यही गुजारिश है कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपके एग्जाम तक जितनी भी क्लास होंगी सबका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा, और जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड और भी नोटिफिकेशन आएंगे उनका भी जो है समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहेगा। और हाँ, आपको अगर हमसे जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे समय समय पर आपको जो भी आपके नॉलेज के लिए मतलब जो भी आपको जरूरी होता है वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाता है, वहां पे पीडीएफ मिल जाती है, तो उसे आप डाउनलोड कर वहां से जुड़ जाइए। जिसका लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल चैनल, उससे आप जो है सर्च करके जुड़ सकते हो। अगर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6386953102। इसमें भी मैसेज करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए होती आप यहाँ पे तो मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए।